Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Today we'll start our new chapter, that is Monera, a prokaryotic group of the organisms को हम डिस्कस करेंगे आज. Prokaryotes क्या होते हैं? We all know very well. Mean before, karyon mean having true nucleus. ऐसे organism के अंदर true nucleus मौजूद नहीं होता, prokaryotes कहलाते हैं. Microbiologists जो हैं आपके पास वो बैक्टीरिया को दो मेजर कैटेगरीज के अंदर डिवाइड करते हैं. एक तो आपके पास यू बैक्टीरिया होते हैं जो कि ट्रू बैक्टीरियाज हैं, और कुछ जो आपके पास एक स्मॉलर डिवीजन है जिसके अंदर इसको डिवाइड किया जाता है, दैट इज कॉल्ड आर्कियोबैक्टीरिया. ग्रीक वर्ड है आर्कियोबैक्टीरिया. आर्कियोबैक्टीरिया मीन एंशिएंट बैक्टीरिया. बैक्टीरिया आपके पास माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के ग्रुप में से एक ग्रुप आप कह सकते हैं कि डिफरेंट काइंड्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं. वायरसेस को आप डिस्कस कर चुके हैं. एलजी, प्रोटोज एंड फंजाई को इंशाल्लाह आने वाले दिनों में हम स्टडी करेंगे. तो बैक्टीरिया आपके पास वायरसेस से साइज में बड़े होते हैं. और बैक्टीरिया की डिस्कवरी कैसे हुई और बैक्टीरिया के डिफरेंट जो आपके पास एस्पेक्ट्स हैं, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, उसका साइज, उसकी ऑक्यूरेंस, उसकी शेप, इंशाल्लाह ये आने वाले दिनों में हम इस चैप्टर के अंदर देखेंगे. और उसकी ग्रोथ कैसे होती है, एंड वेरियस फैक्टर्स विच आर रिलेटेड टू दी बैक्टीरिया. सो लेट्स स्टार्ट एंड लेट्स मूव ऑन टूवर्ड्स द डिस्कवरी ऑफ बैक्टीरिया. के बैक्टीरिया कैसे डिस्कवर हुए और स्टार्ट में इनिशियली इस पे काम कैसे हुआ. नाउ इमेजिन, उस वक्त को इमेजिन कीजिए जब बैक्टीरिया को डिस्कवर नहीं किया गया था और हम नहीं जानते थे कि कोई ऐसी क्रिएचर्स भी होती हैं जो आंखों से नजर नहीं आती. लेकिन इस बारे में शुकूक व शुबहात जरूर मौजूद थे कि कुछ ऐसी छोटी छोटी मखलूकात भी मौजूद होती हैं जो कि इतनी छोटी होती है जिनको आंख की मदद से देखा नहीं जा सकता. लेकिन सवाल ये पैदा होता है फिर इसको देखा कैसे जाए. इससे क्यूरोसिटी को दूर करने के लिए फिर पहली इन्वेंशन हुई जी माइक्रोस्कोप की. सबसे पहले जो माइक्रोस्कोप इन्वेंट की गई, डच साइंटिस्ट थे आपके पास एंटोनी वन लीवनहोक. 1673 में उन्होंने फर्स्ट टाइम रिपोर्ट किए थे माइक्रोब्स एंड बैक्टीरिया, जो कि आपके पास प्रोटोजोआ भी थे. और उन्होंने डिफरेंट तरह की उसकी फिर डायग्राम्स वगैरह भी स्केच की गई थी. तो सबसे पहले इट मींस कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की डिस्कवरी यानी बैक्टीरिया की डिस्कवरी, ऑब्वियसली क्योंकि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हम कह रहे हैं तो इट मींस कि माइक्रोस्कोप की मदद से उसको देखा गया. तो माइक्रोस्कोप की डिस्कवरी के बाद ही ये चीजें सामने आई. तो हम जिक्र कर रहे थे आपके पास एंटोनी वन लीवनहुक का. तो उन्होंने क्या किया, जब उन्होंने माइक्रोस्कोप, अपनी सेल्फ मेड जो माइक्रोस्कोप थी उसकी मदद से जब उन्होंने देखा तो उनको बहुत सारे माइक्रोब्स दिखाई दिए जिसमें बैक्टीरिया भी थे, प्रोटोजोआ भी थे. और उन्होंने उसको डिस्क्राइब किया डिफरेंट ड्राइंग्स के साथ और डिस्क्रिप्शन के साथ. और उन्होंने उसका नाम क्या रखा, एनिमलक्यूल्स, यानी कि स्मॉल क्रिएचर, स्मॉल एनिमल लाइक स्ट्रक्चर्स. और उसने ये सबसे पहले कहाँ पे ऑब्जर्व किए थे, रेन वाटर के अंदर उन्होंने ये सारी चीजें ऑब्जर्व की थी. और इसके अलावा उन्होंने सलाइवा के अंदर भी इसको देखा था, विनेगर के अंदर भी देखा था, और डिफरेंट तरह के इन्फ्यूजन्स और दूसरे सब्सटेंसेस के अंदर भी उन्होंने वन बाय वन इसको डिस्कवर किया था. लेकिन आपके पास ये डिस्कवरी सिर्फ यहीं तक नहीं रहती, इसकी प्रोग्रेस जो है मज़ीद आगे भी गई. और डिफरेंट जो ऑर्गेनिजम्स थे उनको भी देखा गया और डिफरेंट उनकी जो एट्रीब्यूट्स थे उनको भी स्टडी किया गया. लेकिन इनको समझना और उनकी नेचर, उनकी इम्पोर्टेंस जो थी, उसके अंदर प्रोग्रेस जो है वो काफ़ी स्लो थी. और जो एग्जिस्टेंस था आपके पास माइक्रोब का, फर्दर जो है उसको स्टडी किसने किया, आपके पास लुइस पैस्चर ने. लुइस पैस्चर ने बहुत सारी चीज़ों के ऊपर काम किया था माइक्रोबायोलॉजी की फील्ड में, मेडिसिन की फील्ड में. उन्होंने बहुत सारी डिस्कवरीज की हैं और उनकी अचीवमेंट और डेवलपमेंट ऑफ द वैक्सीन जो है वो उनके नाम है, उनकी अचीवमेंट्स में से. और सिर्फ उन्होंने यही काम नहीं किया बल्कि उन्होंने और भी बहुत सारे काम किए हैं, लाइक पेस्चराइजेशन वगैरह की है. तो उन्होंने जो वैक्सीन्स वगैरह बनाई थी जो उनके नाम है, जिसका सेरा उनके नाम जाता है, उसमें एंथ्रैक्स की वैक्सीन शामिल है, फाउल कॉलरा की वैक्सीन शामिल है. इसके अलावा रेबीज के अगेंस्ट भी वैक्सीन उन्होंने बनाई थी. इसके अलावा अगर देखा जाए तो उन्होंने फर्मेंटेशन इंडस्ट्री के अंदर पेस्चराइजेशन का प्रोसेस इंट्रोड्यूस कराया, जो आज भी हम दूध को या डिफरेंट प्रोडक्ट्स को जो है ना पेस्चराइज करते हैं, जिसके अंदर डिफरेंट टेम्परेचर रेंजेस दी जाती हैं. और जिसके बाद फिर उसको फिर एक पैकेज के अंदर, डब्बे के अंदर जो पैक कर दिया जाता है, और जब तक आप उसको ओपन नहीं करेंगे और काफ़ी अरसे तक वो महफूज रह सकता है, उसके अंदर जर्म्स की आगे प्रोग्रेस नहीं होगी और वो ख़राब नहीं होगा. और उन्होंने ये भी साबित किया कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म बीमारी भी पैदा कर सकते हैं.
लुइस पैस्चर ने भी जर्म थ्योरी ऑफ डिजीज के बारे में काम किया। उन्होंने ये बता दिया था कि जर्म जो है बीमारी का बायस बनते हैं, लेकिन प्रॉपर वे के अंदर आपके पास रॉबर्ट कोच ने फॉर्मुलेट की थी जर्म थ्योरी ऑफ डिजीजेस। उन्होंने क्या किया था, उन्होंने आइसोलेट किए थे आपके पास टिपिकल रॉड शेप बैक्टीरिया, स्क्वायरिश एंड के साथ यानी बेसल आए थे, वो ब्लड ऑफ द शीप से लिए थे जो कि एंथ्रैक्स से बढ़ चुकी थी। और उसके बाद उन्होंने डिस्कवर किया था कि आपके पास जो ट्यूबरक्लोसिस होती है और कॉलरा होती है उसके भी कुछ इसी तरीके से आपके पास उसके कॉजेटिव एजेंट होंगे जो बैक्टीरिया होंगे। और उन्होंने फिर मुख्तलिफ किस्म के पॉस्टुलेट्स बनाए थे, पॉइंटर्स बनाए थे, जो कि मेन पिलर्स हैं आपके पास जर्म थ्योरी के। और उन्होंने ये फाइंड किया था कि ऑर्गेनिज्म जो है जो बीमारी पैदा करता है वो आपके पास उस ऑर्गेनिज्म के अंदर से डिस्कवर मतलब आप कर सकते हो, उसको निकाल सकते हो। यू कैन फाइंड दैट पर्टिकुलर माइक्रोब और बैक्टीरिया फ्रॉम द ऑर्गेनिज्म विच इज गोइंग थ्रू दैट पर्टिकुलर डिजीज, ठीक है, कॉजेटिव एजेंट उसमें से आप निकाल सकोगे, और हेल्दी में से नहीं निकलेगा ऑब्वियसली। तो रॉबर्ट कोच जो थे उन्होंने बहुत सारे जो काम किए, उनमें से मैंने अभी आपको बताया भी है कि उन्होंने ट्यूबरक्लोसिस के जर्म्स को और कॉलरा के जर्म्स को और एंथ्रैक्स के जो आपके पास जर्म थे उनको भी उन्होंने डिस्कवर किया। इसके अलावा उन्होंने आइडेंटिफाई किए बहुत सारे और भी बैक्टीरिया और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स पर्टिकुलरली जो कि डिजीज कॉज करते हैं उस रेफरेंस से। और साथ में उन्होंने एगर को डेवलप किया। एगर क्या है, आपके पास एक जेलेटिन लाइक सब्सटेंस है जो कि यूज होता है माइक्रोब को कल्चर करने के लिए पेट्री डिशेस वगैरह के अंदर। अब कोच के जो पॉस्टुलेट्स हैं बेसिकली वो पॉस्टुलेट्स क्या बताते हैं आपको, वो बुनियादी तौर पे ये बताते हैं कि एक स्पेसिफिक जो ऑर्गेनिज्म है उसको आप देख सकते हो एक पर्टिकुलर डिजीज के साथ, यानी किसी ऑर्गेनिज्म के अंदर एक डिजीज अगर हो गई है, बीमार है वो, तो उसके खून में उसकी बॉडी में आपको एक स्पेशल किस्म के माइक्रो ऑर्गेनिजम्स मिलेंगे जो कि उस डिजीज की वजह होंगे। सेकेंड पॉस्टुलेट क्या कहता है कि ऑर्गेनिजम्स जो हैं उनको आप आइसोलेट कर सकते हो, और उसको न सिर्फ आइसोलेट कर सकते हो बल्कि बैक्टीरिया या जो भी ऑर्गेनिजम्स के हम जिक्र करें यहाँ पर जो बीमारी कॉज करते हैं उसको आप न सिर्फ आइसोलेट कर सकते हैं उस जानवर में से जो बीमार है, बल्कि आप उसको कल्चर भी कर सकते हैं, लेबोरेटरी में ग्रो भी कर सकते हैं। थर्ड वन पॉस्टुलेट ये कहता है कि जो प्योर कल्चर है अगर उसको उठा के आप किसी हेल्दी ऑर्गेनिज्म के अंदर डाल देंगे तो फिर क्या होगा, वहां बीमारी पैदा हो जाएगी। और अगेन फोर्थ वन क्या है, ये दोबारा से पॉसिबल है कि वो जो बीमार कर दिया है जानवर आपने खुद इनोकुलेट करने के बाद उसमें से आप दोबारा भी बैक्टीरिया निकाल सकते हैं। लाइक इस फिगर में आप देख सकते हो एक ऑर्गेनिज्म था, डिजीज था, ठीक है, चूहा था, वो मर गया, उसका ब्लड लिया, उसके अंदर से हमने आइसोलेट कर दिए वो ऑर्गेनिजम्स जो कि यानी कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म यानी बैक्टीरिया जो कि जिसकी वजह से वो चूहा मरा था, ठीक है, जो डिजीज की वजह थे। और उसको ना सिर्फ हमने आइसोलेट किया बल्कि उसको हमने ग्रो भी करा लिया, और ग्रो कराने के बाद फिर हमने क्या किया, वो बैक्टीरिया हम लोगों ने उठाया उस पेट्री प्लेट में से, और फिर हमने नेक्स्ट चूहे के अंदर ये हेल्दी था उसके अंदर इनोकुलेट करा दिया, उसमें भी बीमारी हो गई और वो भी मर गया। और जब उसका ब्लड हमने देखा तो उसमें वही बैक्टीरिया थे जो हमने खुद डाले थे उसके अंदर। दिस कंफर्म्स दैट माइक्रो ऑर्गेनिज्म लाइक बैक्टीरिया आर रिस्पॉन्सिबल फॉर कॉजिंग द डिजीज। तो इसके अकॉर्डिंगली अगर हम इसको फॉर्मुलेट करें या इसको समराइज करने की कोशिश करें तो क्या है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर आइसोलेटेड फ्रॉम डेड एनिमल्स, यानी वो ऑर्गेनिज्म जो बीमार हो गए हैं, जिनकी डेथ हो गई है उस वजह से, बीमारी की वजह से, उसमें से हम निकाल सकते हैं। फिर निकालने के बाद हम क्या करेंगे, माइक्रो ऑर्गेनिज्म को हम प्योर कल्चर में हम ग्रो भी करा सकते हैं लैब में, और न सिर्फ ग्रो करा सकते हैं बल्कि हम उनको पहचान भी सकते हैं कि कौन सा बैक्टीरिया है। थर्ड वन, आपके पास माइक्रो ऑर्गेनिज्म को इंजेक्ट किया जाएगा अगर इन्हीं को जो हमने लैब में ग्रो करवा लिए हैं उसको अगर आप किसी हेल्दी ऑर्गेनिज्म में, हेल्दी जानवर में अगर आप इनोकुलेट करा देते हो, इंजेक्ट करा देते हो, तो उसमें तुम्हारा बीमारी पैदा हो जाएगी और हो सकता है वो मर भी जाए। बीमारी की हालत में या मरी हुई हालत में आप उसका ब्लड लें या उसकी बॉडी से फ्लूइड लें तो क्या होगा, वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म आपको फिर नहीं मिलेंगे जो आपने डाले थे उसके अंदर, और वो उनको आप अगेन प्योरीफाई कर सकते हो, आइडेंटिफाई कर सकते हो, ग्रो करवा सकते हो उन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को। दिस प्रूव्स दैट के ऑर्गेनिजम्स जो रिस्पॉन्सिबल हैं बीमारी के लिए, दीज आर दी माइक्रोब्स और बैक्टीरिया। और ये जो पॉस्टुलेट्स हैं आपके पास, ये चार पॉस्टुलेट्स क्या कहलाते हैं आपके पास, जर्म थ्योरी ऑफ डिजीज। ये एक बहुत बड़ी रिमार्केबल आपके पास एक माइलस्टोन था माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की फील्ड में, यानी माइक्रोबायोलॉजी की फील्ड में। कोच और उनके जो
कलीग से उन्होंने बहुत सारी और टेक्निक्स जो कि इनोकुलेशन, आइसोलेशन, मीडिया प्रिपरेशन से मुतालिक थी और मेंटेनेंस ऑफ प्योर कल्चर से मुतालिक थी, माइक्रो ऑर्गेनिज्म की एग्जामिनेशन से मुतालिक थी, वो भी इंट्रोड्यूस करवाई। यानी माइक्रोबायोलॉजी के अंदर इन्होंने काफ़ी कुछ काम किया है जो कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म को ग्रो कराने के लिए लैब के अंदर बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस का हामिल है। Let's move on to other topic that is related to the occurrence of bacteria कि बैक्टीरिया आप कहाँ कहाँ देख सकते हैं, कहाँ कहाँ मिलेंगे, उसका हैबिटेट क्या है। बैक्टीरिया आपको हर जगह मिलेंगे, आपको ज़मीन में मिलेंगे, आपको फिजा में मिलेंगे, आपको प्लांट्स में मिलेंगे, एनिमल्स में मिलेंगे, आपके अपने अंदर भी ऊपर अंदर हर जगह बेशुमार जगहों पे मौजूद हैं। और आप हैरान होंगे, आपको ऐसी सी जगह पे बैक्टीरिया मिलेंगे जहाँ पे नॉर्मली आप कंसिडर नहीं कर सकते कि कोई भी जिंदा चीज़ वहाँ मौजूद हो सकती है। एसिडिक जगहों पे मिलेंगे आपको, ठीक है, बहुत ज़्यादा हॉट एनवायरनमेंट में मिलेंगे, बहुत ज़्यादा कोल्ड एनवायरनमेंट में मिलेंगे। तो बैक्टीरिया बेसिकली आपके पास वाइड स्प्रेड हैं, उसकी ऑकरेंस हर जगह मौजूद होती है, ऑलमोस्ट एवरीवेयर। हवा में मिलेंगे, ज़मीन में मिलेंगे, पानी में मिलेंगे, आपको तेल के डिपॉजिट्स में मिलेंगे, फूड में मिलेंगे, डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर में, प्लांट्स में, एनिमल्स में। और इनकी जो टाइप्स हैं और इनका जो नंबर है वो डिपेंड करता है अकॉर्डिंग टू द लोकेलिटी और इन्वायरमेंटल कंडीशन। कहीं पे बहुत ज़्यादा होंगे, कहीं पे बहुत कम होंगे, और इनकी टाइप भी फिर वेरी करेगी इनके इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली। कुछ बैक्टीरिया जो हैं वो हमेशा ही प्रेजेंट होते हैं, आपके पास मौजूद रहते हैं आपकी बॉडी के ऊपर, और आपके पास वो नेचुरल फ्लोरा के तौर पे मौजूद होंगे, और वो ज़रूरी भी होते हैं काफ़ी हद तक। इसके अलावा आपकी गट में भी मौजूद होते हैं, उसमें से बहुत सारे आपको डिफरेंट फंक्शन भी कर रहे होते हैं, आपके लिए वाइटामिन भी फराहम कर रहे होते हैं। और कुछ बैक्टीरिया जो आपके पास होते हैं वो शदीद किस्म के एनवायरनमेंट्स में भी मौजूद होते हैं, लाइक वोल्केनोज में भी आपको मिलेंगे, आपको आपके पास हॉट स्प्रिंग्स जो गर्म पानी के चश्मे होते हैं वहाँ मिलेंगे, आपको पास एल्कलाइन सोडिक सॉइल या एसिडिक सॉइल के अंदर भी मिलेंगे आपको, और ऐसी जगह जहाँ पे बहुत ज़्यादा नमक है, जैसे पाकिस्तान में खेवड़ा की कान है, ठीक है, वहाँ पर भी आपको मिलेंगे, यानी शदीद किस्म के एनवायरनमेंट में भी मौजूद होंगे। और कुछ ऐसी पोल्यूटेड सॉइल्स के अंदर भी मिलेंगे। तो आपके पास दीज काइंड ऑफ बैक्टीरिया जो कि एक्सट्रीम एनवायरनमेंट्स में होते हैं उनको हम एक्सट्रीमोफाइल्स कहते हैं। फाइल्स मीन फिलिक्स से निकला है वर्ड लविंग, यानी कि एक्सट्रीम एनवायरनमेंट लविंग बैक्टीरिया। और अगर ठंड में होंगे जैसे तो सैक्रोफाइल्स होंगे, एक्सट्रीम टेम्परेचर में, हाई टेम्परेचर में होंगे तो उनको थर्मोफाइल्स कहेंगे। अगर एल्कलाइन जगह पे रहना पसंद करते हैं तो एल्केलोफाइल्स हो जाएंगे आपके पास। और अगर आपके पास सॉल्टी एरिया में मौजूद होंगे तो हेलोफाइल्स कहलाएंगे, और अगर एसिडिक रेंज में होंगे तो एसिडोफाइल्स कहलाएंगे। तो बैक्टीरिया आर बेसिकली एवरीवेयर, यू कैन फाइंड देम on almost every kind of environment and situation, which shows their diversity as well with reference to their occurrence। और उसके अकॉर्डिंगली फिर जाहिर सी बात है बैक्टीरिया के जो इन्वायरमेंट है, ये जो हैबिटेट है, उसके अकॉर्डिंगली इसमें बहुत सारी मॉडिफिकेशन और एवोल्यूशन वगैरह भी होता है ऑब्वियसली। और यही चीज़ जो है इसको सक्सेसफुल बनाती है in various to survive in various kinds of the environment. That was all for today. Thank you for watching. See you in the next lecture. Till then, take care. Allah Hafiz.